नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 और 18 फरवरी के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों, आज के सेशन की सबसे बड़ी जो न्यूज है वो है आदिवासी महोत्सव, जिसको नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। तो अब रिसेंटली आदि महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है, इसका क्या पर्पज होता है, इन सभी बिंदुओं की बात करेंगे। साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट मुर्मू हैज इनॉग्रेट्स आदि महोत्सव 2025 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025। यानी कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी 2025 में भारत के किस राज्य में इस साल का आदि महोत्सव उद्घाटित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है दोस्तों। जब जब ये फेस्टिवल हर साल आयोजित होता है तब तब आप देखोगे कि करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहां पर ये पूछा जाता है। तो इस बार का ये जो पूरा का पूरा आदि महोत्सव है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नई दिल्ली में पर्टिकुलरली अगर हम वो प्लेस देखें दोस्तों कि कहां पर इसको आयोजित किया जा रहा है, तो वो भी बिल्कुल याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो नई दिल्ली का है, वहां पर 16 फरवरी से ये पूरा का पूरा मेला स्टार्ट हो गया, या फिर कह लो फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। और कितने फरवरी तक चलेगा, तो डेट भी आपको याद रखना है, 24 फरवरी। तो आने वाले एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि आदि महोत्सव या फिर राष्ट्रीय जनजाति उत्सव इस साल कहां पर आयोजित हो रहा है, तो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कब से कब, तो 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे के पूरे मेले का या फिर कह लो उत्सव का मेन जो पर्पस होता है, भारत की समृद्ध जनजाति विरासत, जो ट्राइबल हेरिटेज है, जो उनका कल्चर है, जो उनका ट्रेडिशन है, उन्हीं सबको पूरी दुनिया में एक वैश्विक पहचान दिलाने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स के जो बड़े लीडर थे, या कह लो जिनको ट्राइब्स का गॉड बोला जाता है, भगवान बोला जाता है, बिरसा मुंडा, उनकी जो जयंती होती है दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दूं, 15 नवंबर को उसको भारत में एज ए नेशनल ट्राइब प्राइड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस। तो जनजाति भारत में इस समय अगर टोटल इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें 2011 वाले सेंसस के हिसाब से, तो लगभग भारत में 8.5% के आसपास ट्राइब्स हैं। और भारत की जो सबसे बड़ी ट्राइब है दोस्तों, वो कौन सी है? भील है, जो डोमिनेंटली मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में पाई जाती है। और यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं, ये देखिए जो इनॉग्रेशन हुआ इस पूरे फेस्टिवल का, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू दोस्तों। अभी द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट हैं, साथ ही ये फर्स्ट ट्राइब प्रेसिडेंट है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि भारत में अब तक किसी भी ट्राइब को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू भारत में जनजाति समुदाय से बनने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज ओवरटेकन केरला एंड सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द 2024 लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड इन फरवरी 2025। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। ये भी आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? फरवरी 2025 में जारी 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में केरल को पीछे छोड़कर किस राज्य ने टॉप पोजीशन हासिल किया है? उस राज्य का बिल्कुल नाम याद रखना है, कर्नाटका। अभी दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा इंडेक्स है, एक्चुअल में ये पार्ट है किसका? स्टेटस ऑफ डिवैल्यूएशन टू पंचायत इन स्टेट एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम हिंदी में भी देख लेते हैं, राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग। इसमें कई सारे आधार पर इस रैंकिंग को निकाली गई है। और इसी रैंकिंग के अनुसार दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो कि क्या क्या वो आधार रखे गए जिसके हिसाब से ये रैंकिंग बनाई गई है, तो यहाँ पे लोकल बॉडी मैनेजमेंट, फाइनेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ वो पैरामीटर है जिनके आधार पर इस इंडेक्स को इस रिपोर्ट में तैयार किया गया। और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से रिलेटेड, उनके द्वारा इस पूरे के पूरे रिपोर्ट को क्या किया गया है,
लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसके बाद अब आप ये समझिएगा कि इस पूरे जो इंडेक्स आई है उसमें कर्नाटका ने यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल किया है। तो ये तो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। साथ में यहाँ पर एक बड़ा ही बेहतरीन जो है कि परफॉर्म करने वाला स्टेट रहा वो उत्तर प्रदेश दोस्तों। देखिए पिछले बार जब इसकी रैंकिंग उत्तर प्रदेश की गई थी इस इंडेक्स में तो 15वीं थी और 15वें स्थान से उत्तर प्रदेश ने छलांग लगाकर कौन से पोजीशन पर अपना स्थान पा गया, वो 5वां स्थान। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ी सी गवर्नमेंट की। तो देखिए भारत में जो गवर्नमेंट होता है वो स्पेशली 3 लेयर का होता है, ठीक है। पहला जो लेयर होता है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसके हेड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दूसरा जो गवर्नमेंट होता है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। हर राज्य के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होते हैं जिनका हेड जो है कि चीफ मिनिस्टर होता है। तीसरे लेवल पे जो आम जनता के बीच सरकार काम करती है उसको लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, यानी कि जो नगर निगम होते हैं और ये जो पंचायतें होती हैं। तो पंचायतों या नगर निगमों का जो प्रावधान था हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था दोस्तों, इसको बाद में ऐड किया गया क्योंकि आर्टिकल 40, ये बिल्कुल याद रखिएगा, संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो हमारे देश में स्थानीय स्वशासन या फिर कह लो लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन करता है और सरकारों को ये सलाह देता है या फिर कह लो कि एक तरीके से सुझाव देता है कि भविष्य में अगर सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रिसोर्सेज हो जाती हैं तो वो अपनी जनता के लिए, अपने निवासियों के लिए लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन कर सकता है। और भारत में फिर आप देखोगे जो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, इन्हीं के थ्रू भारत में लोकल गवर्नमेंट्स को क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो ये भी बड़ी न्यूज है, बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो सबसे बेस्ट लोकल गवर्नमेंट में परफॉर्मिंग स्टेट रहा वो कौन सा रहा, कर्नाटका दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड टू बिल्ड फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन साउथ चाइना सी इन फरवरी 2025। ये भी दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि जिस सागर की बात हो रही है यहाँ पे, साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी चीन सागर, ये दुनिया का मोस्ट डिस्प्यूटेड सी है और चाइना इस पे बार बार अपना प्रभुत्व दिखाता है। वो कहता है कि इस साउथ चाइना सी पर मेरा अधिकार है, जबकि वहां पर और भी जो उसके कोस्टल लाइन पे सिटीज हैं जैसे फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनसे इसका लगातार टेंशन बना रहता है। इन सबको इग्नोर करते हुए चीन ने एक बार फिर से दुनिया को हैरान करते हुए, परेशान करते हुए विश्व का पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया है। वो भी कहां लॉन्च किया है, डिस्प्यूटेड सी साउथ चाइना सी में दोस्तों। तो किस देश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, चीन के द्वारा। ये देखिए इस तरह का डीप वाटर जो है कि यहाँ पे एक मिशन उन्होंने बनाया है। इसका ये जो नाम रखेंगे उसका नाम रखने वाले हैं डीप सी स्पेस स्टेशन दोस्तों। और इसका जो मेन टारगेट होगा, देखिए इसका मेन टारगेट यही होगा कि जो समुद्री अन्वेषण है जिसको हम सी रिसर्च बोल सकते हैं, उसको यहाँ पे चाइना आगे बढ़ाएगा। साथ ही संसाधन समृद्ध जो भी क्षेत्र होंगे समुद्र के अंदर, उस पे चीन अपनी पैठ या फिर कह लो अपनी पकड़ और मजबूत करेगा। तो दुनिया में चाइना जहां हर एक क्षेत्र में आगे हो रहा है, वो अब दुनिया का पहला देश बन रहा है सी वाटर में भी जाकर रिसर्च वगैरह करने के मामले में। और ये जो दुनिया का पहला यहाँ पे डीप सी स्पेस रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है दोस्तों, वो याद रखिएगा समुद्र तल से या समुद्र की जो सतह है ऊपर का वाटर सरफेस, वहां से लगभग 2000 मीटर की गहराई पर बनेगा। तो इससे दुनिया में चाइना बहुत सारे ऐसे रेयर मिनरल्स की खोज कर सकता है, ऐसे रेयर रिसोर्सेज की खोज कर सकता है जो उसको एक और बड़े वैश्विक लीडर के रूप में पहचान दिला सकता है दोस्तों। तो ये भी बड़ी न्यूज है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और बड़ी न्यूज देखते हैं। काशी तमिल संगमम 3.0 is being held from February 15 to 24, 2025 in which city of India? काशी तमिल संगमम 3.0 यानी कि ये तीसरा एडिशन है। इसका मतलब ये है दोस्तों 15 से लेकर 24 फरवरी 2025 के बीच भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, काशी जिसका आज के डेट में नाम वाराणसी है, वहां पर इस 3.0 वाले काशी तमिल संगम को आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए पहले इसके फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं। तो काशी और तमिल का ये जो संगम होता है, इसका जो पहली बार एडिशन कराया गया 2022 में,
वाराणसी में। और हर बार इसका जो एडिशन होता है वाराणसी में मोस्टली इसको फ्रिक्वेंटली जो है कि ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार तीसरा वाला भी जो एडिशन है आप देखोगे कि कहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वाराणसी में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसका जो मेन पर्पज होता है दोस्तों कि यहां पर जो तमिलनाडु है और जो काशी यानी कि वाराणसी क्षेत्र है, यहां की जो हिस्टोरिकल कल्चर जो है या फिर कह लो एक तरीके से यहां का जो प्राचीन सभ्यता है उनके बीच में क्या रिलेशन थे और ये दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड थे, उन्हीं सब के बारे में बात होती है। और कैसे काशी और तमिल की कल्चर को और ज्यादा डेवलप किया जाए, एक दूसरे पे उनकी डिपेंडेंसी को और ज्यादा उजागर किया जाए, इन सब पे बड़े बड़े वर्कशॉप से लेकर लेक्चर आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो संगम होता है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा। और इस बार का ये पूरा का पूरा जो एडिशन है किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा दोस्तों। और एक डेट एक बार फिर से याद रखिएगा, 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी, कहां पर, वाराणसी में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल द ब्रिक्स समिट 2025 बी हेल्ड ऑन जुलाई 6 to 7। 6 और 7 जुलाई को दुनिया की एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित या कह लो कि मोस्ट अवेटेड जो मीटिंग है वो उसका नाम होता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। उसकी डेट आ गई है, ब्राजील के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस बार का जो शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स देशों का 2025 में वो ब्राजील में होगा। और ब्राजील के किस शहर में होगा, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इस बार का 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर ये जो मीटिंग होने वाली है ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली ब्रिक्स देशों ने मिलकर अभी जो इनकी 2024 वाली मीटिंग थी जो रसिया में आयोजित हुई थी, उस मीटिंग में इन लोगों ने ब्रिक्स देश जितने थे इन लोगों ने मिलकर एक डॉलर का काउंटर ढूंढने के लिए, मतलब एक अलग से ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे थे कि जैसे पूरी दुनिया में जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं विभिन्न देशों के बीच, उसमें जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो डॉलर होता है। तो हम डॉलर को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह ब्रिक्स करेंसी यूज करेंगे, और जिससे कहीं ना कहीं डॉलर कमजोर होगा या फिर डॉलर की जो ग्लोबल पहचान है वो कम होगी। इससे अमेरिका भड़क गया था और अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने रिसेंटली ब्रिक्स देशों को आगाह करते हुए बोला कि अगर तुम लोग ऐसी कुछ भी हरकत करते हो जिससे कि अमेरिकी डॉलर को नुकसान होगा, तो याद रखना हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ इंपोज करेंगे। यानी कि तुम हमारे देश में कुछ भी सामान भेजोगे अमेरिका में तो हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, जिससे तुम्हारा जो सामान होगा, जो सर्विस होगा वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा और अमेरिका में उसकी कोई डिमांड नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा हैं, इन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अभी हम लोग यहाँ पे लोकल करेंसीज में ही ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं और अभी हम यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी की तरफ कोई बात ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगा है कि अमेरिका इससे नाराज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो भी ट्रांजैक्शन होगा ग्लोबली वो यूएस डॉलर में ही होगा। और अभी हम इसके बारे में जो बात करने वाले, इनका कहना है कि वो अभी हम भविष्य में देखेंगे। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों कि जो ब्रिक्स देश होते हैं ये भी दुनिया के बड़े ताकतवर देश हैं। अब देखिए ब्रिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लीजिए। ये जो ब्रिक्स देश हैं इनका ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट आया था 2009 में, इनकी पहली मीटिंग होती है और उस समय यहाँ पे एस नहीं हुआ करता था। उस समय दुनिया के 4 ही देश जिनको ब्रिक बोला जाता था वो लोग अपनी मीटिंग करते हैं। बी से होता है यहाँ पे ब्राजील, आर से होता है रसिया, आई से होता है इंडिया और सी से होता है चाइना। बाद में 2010 वाली जब मीटिंग होती है तो उसमें एक देश और इसमें इंक्लूड हो जाता है, उसका नाम हो जाता है साउथ अफ्रीका दोस्तों। तो काफी सालों से ये 5 देश मिलकर इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। लेकिन रिसेंटली 2024 में यानी कि पिछले साल 1 जनवरी को इसमें 4 नए देश जुड़ते हैं। वो 4 नए देश जुड़ते हैं, कौन कौन? इजिप्ट जुड़ता है, इथियोपिया जुड़ता है, यूएई जुड़ता है और एक देश और जुड़ता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये जब 4 देश यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो इनसे इनकी संख्या हो जाती है 9। और आप देख लो रिसेंटली यहाँ पर करंट अफेयर के जो लास्ट वीडियोज अगर आप देख रहे होगे तो मैंने एक देश का नाम बताया था इंडोनेशिया, जो कि रिसेंटली ब्रिक्स का 10वां मेंबर बन गया है। तो ब्रिक्स में इस समय ऑफिशियली 10 मेंबर हैं और इन्हीं 10 मेंबर्स का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है 2025 में,
एक बार फिर से याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो में होगा 6 और 7 जुलाई को। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट न्यूज देखते हैं। विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट 10 टन्स प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर्स इन फरवरी 2025? किस देश ने फरवरी 2025 में रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े 10 टन के प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है या फिर उसको लॉन्च किया है? उस देश का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, भारत। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों, क्योंकि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा, एक बार फिर से याद रखिएगा, ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए 10 टन का प्रणोदक मिक्सर यहां पे विकसित कर दिया है। अब तक इतना बड़ा मिक्सर किसी भी देश के पास नहीं था दोस्तों। अब इंडिया ने ये कैसे किया तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम इसरो बोलते हैं, उसका एक पार्ट है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो वहां पर इसको विकसित किया गया और यहाँ पे जो कोलैबोरेशन हुआ वो किसकी हुई? तो सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की। तो इसरो और सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलकर बेंगलुरु में इसको क्या किया है? विकसित किया है। इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वो इसरो के अध्यक्ष के द्वारा रिसेंटली किया गया है। अब यहाँ पे समझिए कि इसका रोल क्या होगा। तो यह जो पूरा का पूरा मिक्सर है, यह रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आवश्यक जितने भी ठोस प्रणोदक अवयव होंगे उनका सटीक और सुरक्षित एक मिश्रण तैयार करेगा, जिससे हमारी जो रॉकेट लॉन्चिंग की टेक्नोलॉजी है या फिर कह लो रॉकेट लॉन्चिंग का जो सेक्टर है वो और तेजी से बूम करेगा दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियोज अच्छे लगे हैं तो इनको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सबसे जरूरी चीज, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।